हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने प्रीलिम्स प्रोग्राम स्मार्ट स्प्रिंट का इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जिसका नाम है सप्लाई। देखो, सप्लाई सिर्फ हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि रेगुलरली हम लोग पढ़ते आए हैं। हम लोग सप्लाई इस तरह से करने वाले हैं जिससे कि हम लोग यूपीएससी में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देखो, पहली बात, सप्लाई से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट डिमांड सिर्फ डिमांड पढ़ के जाओगे तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या है कि डिमांड के साथ सप्लाई भी करके जाना होगा। देखो, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बात मार्केट की करते हैं। और मार्केट क्या है? मार्केट सिर्फ और डिमांड से नहीं बनता है। मार्केट के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी देखो, डिमांड क्या बताती है? डिमांड हमें बताती है कि कंज्यूमर क्या चाहता है। ठीक है, कंज्यूमर का डिसीजन क्या है। बट जब सप्लाई की बात आती है तो सप्लाई में हमें पता चलता है कि प्रोड्यूसर क्या चाहता है। ठीक है, एंड प्रोड्यूसर क्या और कितना अमाउंट में, किस क्वांटिटी में देना चाहता है, ये इस बारे में बात किया जाता है। तो देखो, बेसिकली अगर देखा जाए तो डिमांड है, ठीक है, लेकिन अगर सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा कि जो प्राइस मैकेनिज्म है ना, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। प्राइस की कोई बात ही नहीं होगी। इसलिए क्या होता है कि जब भी हम डिमांड तो पढ़ लेते हैं, लेकिन डिमांड के बाद क्या होता है, सप्लाई को भी लाइटली नहीं लेना है। क्योंकि सप्लाई समझ में आएगा तभी हम डिमांड के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज कर पाओगे। देखो, सबसे पहले देखते हैं एक जो बहुत जेन्युइन डाउट होता है लोगों में सप्लाई के बारे में, कि सप्लाई क्या है। देखो, जैसे हम लोगों ने डिमांड में देखा था, डिमांड क्या होता है कि सिर्फ आप चाहते हो, उसी से डिमांड डिसाइड नहीं होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए। उसी तरह से क्या होता है कि सप्लाई जो है ना, ये भी एक उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सप्लाई क्या होता है। एक उससे पहले दो चीज समझना है। क्या चीज? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? देखो, पहले तो आपको स्टॉक के बारे में जानना है। स्टॉक दो चीज होता है कि अवेलेबल क्वांटिटी। ठीक है, एक हो अवेलेबल क्वांटिटी, एंड ये कहाँ होना चाहिए? वेयर हाउस में। स्टॉक का मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसर के पास कोई भी गुड्स जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका अवेलेबल क्वांटिटी क्या है, और ये क्वांटिटी कहाँ होनी चाहिए? ये क्वांटिटी होनी चाहिए वेयर हाउस में। कि आपके पास जो भी गुड्स का प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसकी अवेलेबल क्वांटिटी आपके वेयर हाउस में क्या है। ये बेसिकली होता है स्टॉक। ठीक है, ये हमारा स्टॉक। लेकिन क्या स्टॉक भी सप्लाई का पार्ट है? ये चीज समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर सप्लाई क्या होता है। ठीक है, देखो, मेरा ये है, मैं आपके दिमाग में पहले क्वेश्चन डालता हूँ, और वो क्वेश्चन कब क्लियर होगा ये आप लेक्चर के साथ समझोगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले समझते हैं सप्लाई। सप्लाई क्या है? सप्लाई भी ओ सॉरी सप्लाई भी क्या है? बेसिकली एक क्वांटिटी है। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है? जो कि प्रोड्यूसर बनाना चाहता है। प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। और कब बनाना चाहता है? एट गिवन प्राइस, किसी प्राइस पर। और ये भी कब? एक टाइम पीरियड में। ठीक है, गिवन टाइम पीरियड। ये चीजें नेसेसरी है, तब जाके कोई भी क्वांटिटी सप्लाई बनती है। ठीक है, स्टॉक का जो क्वांटिटी है वो सप्लाई में नहीं आता है, क्योंकि अभी देखो क्या होता है ना, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें समझनी है। हमें एक प्रोड्यूसर के हिसाब से समझना है। सपोज देखो क्या होगा कि एक फार्मर है। ठीक है, ये फार्मर के पास क्या है? 100 टन गेहूं है। ठीक है, वीट है। अब ये 100 टन में क्या है कि गवर्नमेंट एमएसपी देती है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या है? ये बहुत लो है, वेरी लो। अब क्या है, फार्मर क्या करता है यहाँ पे? फार्मर अपने इस 100 टन में से सिर्फ और सिर्फ वो चाहता है कि इस टाइम पीरियड पे हम 40 टन ही सप्लाई करेंगे। ठीक है, 40 टन ही सप्लाई करेंगे। अभी क्या है कि इस प्राइस पे, अभी जो प्राइस है, इस प्राइस पे फार्मर क्या कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 40 टन ही गेहूं को सप्लाई कर रहा है। जबकि स्टॉक में कितना है? ये मेरा स्टॉक कम हुआ। ठीक है, और ये मेरा क्या है? सप्लाई। हम सिर्फ और सिर्फ
इतना ही सप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक लाइन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑल स्टॉक, सॉरी, ऑल सप्लाई इज पार्ट ऑफ स्टॉक, बट ऑल स्टॉक इज नॉट सप्लाई। कि जितना स्टॉक हमारे पास है वो सारा सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए जरूरी क्या होती है कि प्रोड्यूसर बेचना भी चाहता हो, मतलब विलिंगनेस की बात आती है। ठीक है, और इसमें एक प्राइस जो होता है ना, उस प्राइस पे बेचना चाहता है नहीं चाहता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और एक टाइम पीरियड के अंदर बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अभी देखो क्या है ना कि ये तो हम लोगों ने ऐसे ही देखा। अब इकोनॉमी बेसिकली डेफिनेशन क्या देता है सप्लाई का, ये समझना है कि इकोनॉमिक डेफिनेशन है क्या। ये जब तक पता नहीं चलेगा हम कैसे समझेंगे। तो जो भी चीजें हम लोगों ने देखी उसी से बनता है डेफिनेशन। क्या होता है सप्लाई? बेसिकली क्या है? सप्लाई इज द क्वांटिटी, supply is the quantity of a commodity which a producer is willing to willing and able to sell at a given price during a given period of time। ये क्या है? ये इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन है सप्लाई का। अभी देखो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे बात की सेम है, बस आपको इस तरह से समझना है। ये कुछ चीजें हैं, क्वांटिटी, प्रोड्यूसर का विलिंगनेस, प्राइस और टाइम पीरियड, ये कुछ फैक्टर्स है। बस यही समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, बात आ रही है विलिंगनेस की। ठीक है, प्रोड्यूसर तभी सप्लाई करेगा जब उसको प्राइस एक्सेप्टेबल लगेगा। ठीक है, जो भी प्राइस है अगर उसको एक्सेप्टेबल है, मतलब उसको लग रहा है कि इस प्राइस में बेचने पे उसको प्रॉफिट होने वाला है, तभी वो उस प्राइस लेवल पे वो डिलीवर करना चाहेगा। ठीक है, एंड दूसरा चीज, क्योंकि उसको पता है कि अभी अगर सपोज क्या होता है ना, आप देखोगे कि जैसे अनियन का प्राइस है। अनियन क्या होता है, जब बारिश का टाइम होता है इस टाइम पीरियड में अनियन का प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? इसको स्टोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है, अनियन खराब होने लगता है, डैमेज होने लगता है सड़ के। इसी कारण से क्या होता है, इस टाइम पे स्टॉक जो है वो कम रहता है, तो प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा वेस्टेज हो रहा होता है। लेकिन जो ऐसा प्रोड्यूसर है जिसके पास बढ़िया वेयर हाउस है, ठीक है, और उसके पास बढ़िया लॉजिस्टिक है, तो वो उसको स्टोर करके रख पा रहा है, तो वो क्या करता है, इसको ना सॉर्टिंग कर देता है, इसको स्टोरेज में अपने स्टॉक में रख लेता है और उस टाइम पे नहीं बेचता है। ठीक है, ओ सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ। जब प्राइस हाई है तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि सारे प्रोड्यूसर क्या करते हैं, जो भी स्टॉक में रहता है माल को, उस स्टॉक को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और जब देखते हैं कि ज्यादा स्टॉक सप्लाई में आ गया है और जब प्राइस कम होने लगा, तो फिर इसको क्या करते हैं, सॉर्टिंग कर देते हैं और बोलते हैं सप्लाई खत्म हो गया, और फिर वेट करते हैं प्राइस के बढ़ने का। अभी क्या हो रहा है, इस टाइम पे प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइम में वो सप्लाई नहीं करना चाहता। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है, कि जो प्रोड्यूसर है उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि उस प्राइस में वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं है हर प्रोड्यूसर चाहता है कि हम इस प्राइस पे दें, लेकिन क्या प्रोड्यूसर एबल होता है? एबल, ये एबिलिटी कैसे पता चलती है? क्या प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेस हैं उस प्रोडक्शन को करने के लिए? क्या प्रोड्यूसर की कैपेबिलिटी है? ये सारी चीजें भी जरूरी होती है। जब तक ये सारी चीजें फुलफिल नहीं की जाएगी तब तक सप्लाई कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे सप्लाई मिसिंग रहेगा। ठीक है, और जो प्राइस है और टाइम, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सप्लाई क्या होती है ना, हमेशा टाइम बाउंडेड होती है। ठीक है, अभी ये सब चीज जब हम जानते हैं कि सप्लाई का फॉर्म डेफिनेशन ये होता है, सप्लाई में ये सारी चीजें जरूरी होती है, तो बात आता है जैसे हम लोगों ने डिमांड का देखा था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते थे। ठीक है, कि आखिर डिमांड पर इम्पैक्ट किस किस चीजों का पड़ता है, उसी तरह से क्या होता है सप्लाई भी है। यहाँ पे हम लोग सप्लाई फंक्शन देखते हैं पहले। सप्लाई फंक्शन, ये सप्लाई कैसे काम कर रही है। ठीक है, अभी क्या होता है, प्रोड्यूसर के पास जो
जो प्रोड्यूसर डिसीजन लेता है वो डिसीजन इतना भी सिंपल नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं कि हमने प्राइस देखा, हमने टाइम देखा और हम बेच दिए, मेरे पास स्टॉक है तो। ऐसा नहीं होता, ये इतना सिंपली काम नहीं करता है। सप्लाई भी डिपेंड करती है कुछ कुछ चीजों पे। देखो, प्राइस पे तो डिपेंड करती है, ये तो हमें पता है। चलो प्राइस पे डिपेंड की, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें और है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि उस प्रोडक्ट को बनाने में हमें कितना कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर आता है टेक्नोलॉजी, कि हम प्रोडक्शन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है या नहीं है, क्या वो टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो नहीं बढ़ जा रहा है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। आखिर प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन है या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है, ये सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। देन आता है इनपुट प्राइस। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल। इन, इनपुट इनपुट प्राइस, कि हमें जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल का जो चार्ज लग रहा है, जो कॉस्ट लग रहा है, क्या वो हम उस कॉस्ट से कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं, हम कितना एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि हम एक प्राइस रेंज में जाके प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। ठीक है। एंड फिर बहुत सारी चीज आते हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, तो टैक्स एंड सब्सिडीज, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और देखोगे तो फ्यूचर को लेके एक्सपेक्टेशन, जैसे कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन होता है ना कि इस टाइम पे महंगा मिल रहा है, हम फ्यूचर के टाइम पे वेट करते हैं जब इसका प्राइस में कम होगा, प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा तब लेंगे। उसी तरह से प्रोड्यूसर भी होते हैं, जब उनको लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई हो गया है और जो वो प्राइस कमोडिटी बेच रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका प्राइस कम हो गया है, तो वो वेट करते हैं कि कब इसका प्राइस बढ़ेगा। तो वो मार्केट में शॉर्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको धीरे धीरे सप्लाई से कम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, सप्लाई कम होने के कारण प्राइस वापस से बढ़ता है और फिर वो उस टाइम पे प्रोडक्शन करके अपना जो कमोडिटी उसको प्रॉफिटेबल बनाते हैं। ठीक है, तो वो अपना एक्सपेक्टेशन भी देखते हैं फ्यूचर का। एंड देन फिर आती है बात नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर मतलब ये क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जो बेसिकली बताता है कि मार्केट में कंपटीशन क्या है, कोई भी प्रोडक्ट के लिए कितने लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तभी तो सप्लाई पता चलेगा ना। अगर बहुत ज्यादा लोग प्रोडक्शन कर रहे होंगे किसी चीज का, तो उसका सप्लाई मार्केट में क्या होगा, मार्केट में उसका सप्लाई ज्यादा होगा। तो ये सारे क्या है, ये सारे बेसिकली आप कह लो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है। ठीक है, लेकिन देखो जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में हम जानते हैं, तो इसके बाद क्या होता है ना कि हम लॉ ऑफ सप्लाई देखते हैं। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पीरियड पे जिस तरह से डिमांड में था उसी तरह से यहाँ पे हम इन सब चीजों को, इन सब डिटर्मिनेंट को कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। हम सिर्फ क्या लेके चलते हैं, हम सिर्फ प्राइस को लेके चलते हैं। हम सिर्फ क्या देखते हैं कि प्राइस में ही चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और इसी चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं। अभी देखो, डिमांड फंक्शन ये बेसिकली एक कैलकुलेशन का है, ये फॉर्मूला है कि हम जब क्वांटिटी सप्लाई निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं प्राइस, हम चेक करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम चेक करते हैं टेक्नोलॉजी, हम चेक करते हैं इनपुट का क्या है। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं टैक्स एंड सब्सिडीज, फिर हम चेक करते हैं एक्सपेक्टेशन, फिर हम चेक करते हैं नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। इन सब चीजों को एड ऑन करते हैं, उसके बाद हमें क्वांटिटी सप्लाई पता चलता है। और हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं जब हमें डिटर्मिनेंट्स पता चल गया तो हम इन डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे लॉ ऑफ सप्लाई समझेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो उसी तरह से जैसे लॉ ऑफ डिमांड था, हम क्या करते हैं प्राइस के अलावा हर एक चीज को कांस्टेंट मान लेते हैं। और ये क्या है, एजम्पशन है। यू नो कि एजम्पशन का क्या वैल्यू होता है इकोनॉमिक्स में। अगर नहीं पता है तो इकोनॉमिक्स मेथोडोलॉजी भी जो हमारा टॉपिक है, एक लेक्चर उस पे है, आप उसको, उस लेक्चर को देखो, आपको समझ में आएगा एजम्पशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, कि एजम्पशन क्यों रखा जाता है, जब भी कोई लॉ बनता है, जब भी कोई थियरी बनती है, उन थियरी में एजम्पशन क्यों होते हैं। ठीक है, तो जब हम लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ते हैं तो हम क्या समझ लेते हैं कि अदर थिंग जितने भी हैं, अदर थिंग रिमेन्स सेम, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हो रहा था, सिर्फ प्राइस चेंज होता है। ठीक है, हम इसी चीज को मान के चलते हैं। और यही इसी कॉन्सेप्ट, ये जो एजम्पशन है, इसी एजम्पशन को बोलते हैं सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, अभी देखो जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो वहां पे होगा क्या। देखो सेट्रिस पेरिबस के कारण क्या होता है, हम अदर डिटरमिनेंट्स को मान लेते हैं कि वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, हम सिर्फ देखते हैं प्राइस चेंज हो रहा है। तो इसी में क्या होता है कि प्राइस जब बढ़ेगा तो फिर क्या क्वांटिटी सप्लाई होगी, और प्राइस जब घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी। ठीक है,
तो आप एक चीज समझो, इस सेटेरिस वेरिएबल्स के कारण क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होती है, वो ज्यादा सप्लाई की जाती है। क्यों? प्राइस बढ़ेगा तो जो सप्लायर है वो तो यही सोचेगा ना कि प्राइस अगर किसी चीज का बढ़ रहा है तो उसका प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी बढ़ रहा है। तो उस जब भी प्राइस बढ़ता है तो उस बढ़े हुए प्राइस पे वो सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाता है। बट जब प्राइस कम होता है तो क्या होता है कि वो कम क्वांटिटी सप्लाई करता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम है। और इसी के कारण से क्या होता है ना, इसी कारण से जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व, ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अभी हम कर्व भी बनाएंगे। ठीक है, बस इतना समझना है कि बस लॉ ऑफ सप्लाई के कारण क्या होता है कि जो सप्लाई कर्व बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अभी देखो क्या है, यहाँ पे हम समझेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई आखिर काम क्यों कर रहा है। एक मिनट, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो सॉरी, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, बढ़ जाता है। जब प्राइस कम होता है तो यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने डिमांड में देखा था प्राइस और डिमांड का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का बेसिकली डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब यही समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड क्यों है, क्या रीजन है कि लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड होता है। तो सबसे पहले समझो कि आखिर लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड क्यों हो पाता है। जो लॉ ऑफ सप्लाई थियरी बनाई गई, ये थियरी किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले ये समझो कि जो सप्लायर होते हैं ना, जो प्रोड्यूसर होते हैं, ये किस लिए काम करते हैं, ये काम करते हैं प्रॉफिट मोटिव से। इनका मोटिव क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है, इसका मेन रीजन होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो जब भी प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो इनका क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ जाता है, इनका रेवेन्यू बढ़ जाता है। और जब प्राइस कम होता है तो क्या होता है, इनका रेवेन्यू कम हो जाता है। और जब आप एक चीज समझो, जब प्राइस बढ़ेगा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, एंड रेवेन्यू बढ़ने के कारण क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। और जब प्राइस घटेगा तो रेवेन्यू घट जाएगा, रेवेन्यू घटने के कारण क्या होगा, प्रॉफिट भी घट जाएगा। तो यही रीजन होता है कि लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड हो पाता है। ये तो प्राइमरी रीजन है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। अभी क्या होते हैं हम इस चीज को समझेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्राइस बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी को मार्केट में सप्लाई कर रहा है, ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में लाके दे रहा है, ताकि उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिके और वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ये तो था पहला मोटिव। लेकिन दूसरा ऐसा क्या मोटिव है जिसके कारण लॉ ऑफ सप्लाई वर्क कर रहा है, क्या रीजन है। तो यहाँ पे एक और रीजन है, एंट्री ऑफ मार्जिनल फॉर्म। सर ये मार्जिनल फॉर्म का क्या बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। देखो, जब भी प्राइस लो रहता है, जब लो प्राइस रहेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। और इस कम प्रॉफिट में क्या है ना कि वही प्रोड्यूसर मार्केट में कमोडिटी को सप्लाई कर पाएगा, जो ऐसा फर्म है जो कि बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ बना है, जिसका प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत अच्छा है, वो बहुत एफिशिएंट प्रोडक्शन कर पा रहा है। और साथ ही साथ वो उसका बेसिकली उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, कि वो जो भी सामान बना रहा है उसको इतना कम प्राइस में बना रहा है कि वो अगर लो प्राइस में भी बेच रहा है तो वो अपना प्रॉफिट को मेंटेन कर पा रहा है। और जब ये नहीं कर पाएगा, जब जो मार्जिनल फर्म होंगे, ये फर्म अगर एफिशिएंट काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लो प्राइस में वही सारे फर्म यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं जो फर्म एफिशिएंट होता है, जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लो होता है। अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाई होगा तो क्या दिक्कत आएगी, तो क्यों नहीं कर पाएंगे वो लोग सर्वाइव। तो यही रीजन है, क्या होता है कि मार्केट में आप देखोगे सिर्फ वही सारे फर्म सर्वाइव कर पाते हैं लो प्राइस पे, जो कि अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा लो रखते हैं और प्रॉफिट मार्जिन को बहुत बड़ा रखते हैं। अभी क्या होता है, ये तो था लो प्राइस पे, ठीक है, लेकिन जब हाई प्राइस होगा, जब हाई प्राइस होता है ना, तो जो इनएफिशिएंट फर्म भी होते हैं, जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, वेस्टेज भी ज्यादा करते हैं, उनका प्रोडक्शन मेथड भी ऐसा नहीं होता है कि वो कम वेस्ट कर सके, इसके बाद भी क्या होता है कि वो अपना कमोडिटी को बेचकर अच्छा खासा जो कॉस्ट होता है ना, वो कॉस्ट को रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, कौन, जो कि इनएफिशिएंट फर्म भी होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो जब हाई प्राइस होता है ना, हाई प्राइस क्या करता है, एक स्कोप ओपन कर देता है जिसमें कि बहुत सारे नए फर्म भी एंट्री कर पाते हैं। ओपन एंट्री ऑफ न्यू फर्म। इसीलिए आप देखोगे, जब भी एक कोई भी स्टार्टअप खुलता है, ये जो भी नए बिजनेस यूनिट खोले जाते हैं, नए फर्म खोलते हैं, वो सारे फर्म क्या करते हैं, वो सारे फर्म तब आते हैं जब उनको दिखता है कि कोई भी ऐसा बिजनेस, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसका मार्केट में बहुत डिमांड है और सप्लाई कम है, और वो उस चीज को बेच पा रहे हैं, जो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक इमर्जिंग मार्केट क्रिएट कर पा रहा है। ठीक है। जैसे आज के टाइम पे क्या है उस तरह का, तो आज के टाइम पे आप देखोगे आईटी सेक्टर में, एआई डेवलपमेंट में, ये सब एक न्यू इमर्जिंग मार्केट है। आज के टाइम पे जब न्यूक्लियर एनर्जी को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो इन सब टाइम पे देखोगे ये सब एक ऐसे मार्केट है जहाँ पे इमरजेंस है, अभी यहाँ पे ये मार्केट ग्रो कर रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, उन सारे एरियाज में एंट्री लेते हैं, तो जिससे क्या होता है कि बहुत सारे नए प्रोड्यूसर भी आ जाते हैं, नए कॉम्पिटिटर भी आ जाते हैं, और मार्केट का जो सप्लाई है, वो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है। क्या होता है, मार्केट में जो सप्लाई है, मार्केट सप्लाई, ये इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो ये चीज आपको देखने मिलेगा जब नया मार्जिनल फर्म्स का एंट्री होगा। ठीक है। तो जब हम यहां तक समझ जाते हैं, इसके अलावा क्या फैक्टर है सर, ये भी बता दो। देखो, एक तो प्रॉफिट मोटिव होता है, एक न्यू एंट्री ऑफ मार्जिनल फर्म, एंड थर्ड वन इज राइज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, सर ये कैसे होता है, ये बताओ पहले आप। देखो, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, ठीक है, ठीक है, आप जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हो, तो क्या होता है, इसके साथ साथ आपका मार्जिनल कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट नहीं पता है, बताओ, एक मिनट रुक जाओ, मार्जिनल कॉस्ट बताते हैं। देखो, प्रोड्यूसर हायर कॉस्ट जो है ना, तभी जब ऐसे मतलब प्रोड्यूसर ना ऐसे प्रोडक्ट तब बनाता है, वैसे प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा प्राइस में बिकते हो। ठीक है। हायर कॉस्ट यूनिट तभी प्रोड्यूस करता है जब वो क्या होता है, कि जब वो प्राइस को कट कर पा रहा है। ठीक है। अभी क्या होता है कि देखो, एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ये प्रोडक्ट का प्राइस है 12,000 रुपीज। ठीक है, एंड इसमें कॉस्ट लगा है 800। ठीक है। तो इसमें वो अगर 800 का टोटल कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना जनरेट कर पा रहा है, 400। ठीक है। अभी देखो कि जब इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, सब एक दूसरे का से compete करने लगेंगे, तो इस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, इस टाइम पे देखना, वैसे लोग प्रोडक्ट को बेच पाएंगे 1200 में, जो अपना इस कॉस्ट को कम कर पाएंगे। जो इसको 600 कर देता है, इसको अगर 400 कर देता है, तो वो सारे फर्म ही यहाँ पे इस प्राइस पे सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि वैसे फर्म ही मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब, और देखो तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होता है। ठीक है। और अगर मार्जिनल कॉस्ट को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो मार्केट में सप्लाई लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता जाता है, आप देखना मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता जाता है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ने के कारण, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाता है। एक एक्स्ट्रा यूनिट हम जब प्रोड्यूस करते हैं ना, तो कॉस्ट बढ़ता जाता है। और इसी कारण से क्या होता है कि जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है। तो ये रीजन है कि जो कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है लॉ ऑफ सप्लाई को ये करने के लिए कि लॉ ऑफ सप्लाई सही है। अभी देखो सर, आपने लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बता दिया, अभी ऐसा भी तो होगा कि लॉ ऑफ सप्लाई का भी कुछ ना कुछ ऐसा एक्सेप्शन होगा, तो सर वो भी बताओ। तो देखो, लॉ ऑफ सप्लाई का भी एक्सेप्शन होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है। देखो, लॉ ऑफ सप्लाई का जो एक्सेप्शन होता है, उसमें सबसे पहला एक्सेप्शन होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब ये कैसे होता है सर, देखो, अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा, सपोज प्राइस बढ़ के अभी हो गया है 100 रुपीज,
लेकिन फ्यूचर में क्या लग रहा है कि अगर इस टाइम पे सप्लाई इंक्रीज नहीं की गई तो ये प्राइस शायद और बढ़ता जाएगा। तो वो वेट करते हैं कि प्राइस कब 120 हो जाए। तो जब 120 हो जाता है उसके बाद वो सप्लाई करते हैं। तो ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में होता है ना, कि आज के टाइम पे वो क्या करते हैं कि 100 रुपीज में बहुत कम सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जबकि आज भी प्राइस हाई पे है बट वो वेट करते हैं कि प्राइस और ज्यादा कब बढ़ जाए। और जब प्राइस और बढ़ जाता है तब इस टाइम पीरियड में क्या होता है, वो ज्यादा सप्लाई करता है ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कर सके। एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, जो प्याज बेचने वाले होते हैं, ठीक है, जो अनियन ट्रेडर होते हैं, उनको लगता है कि कल दाम शायद और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो क्या करता है, आज के दिन अनियन को स्टोर करके रखता है, जिससे क्या होता है, सॉर्टिंग हो जाता है। ठीक है, मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है और सप्लाई कम होने के कारण क्या होता है, कल प्राइस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिर वो उस दिन अनियन निकालता है और उस दिन बेचना स्टार्ट करता है ताकि उसको प्रॉफिट और ज्यादा हो। तो ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ये क्या करता है, लॉ ऑफ सप्लाई को ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो एग्रीकल्चरल गुड्स जो होते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स, ठीक है, देखो एग्रीकल्चरल गुड्स के साथ प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर में सप्लाई क्या है ना, कि प्राइस से ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, वेदर पे। ठीक है, कि वेदर कैसा है। अभी ये जो वेदर की बात होती है, देखो अगर बारिश, क्या होता है कि बारिश खराब हो गई तो क्या होता है कि हम कितना भी चाह लें हम उसको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा नहीं रहा तो हम ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि कितना भी आप चाह लो प्रोडक्शन, कितना भी प्राइस ज्यादा हो जाए आप प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि वेदर खराब है। ठीक है, और इस सिचुएशन में क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे भी फेल हो जाता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ सप्लाई का। ठीक है, एक तो देखा सर एग्रीकल्चर गुड्स बता दिए, और बताओ क्या एक्सेप्शन है। तो देखो बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो कि पेरिसेबल होते हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर पेरिसेबल गुड्स का मतलब क्या होता है। पेरिसेबल गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल ज्यादा लंबी नहीं होती है। पेरिसेबल गुड्स को ज्यादातर क्या होता है ना, स्टोर नहीं किया जा सकता। आज के टाइम पे फ्रिज आ गया, इसके बाद भी क्या है कि हम उसको 10 दिन 15 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते जब तक उसको डीप फ्रीज ना कर दें। तो ये तो सबके पास अवेलेबल नहीं है इतनी टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है, इसलिए क्या होता है ना कि सेलर को कम प्राइस में भी मिलता है तो भी वो सप्लाई कर देता है कि अगर खराब हो गया तो शायद जो प्राइस अभी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। और इस चक्कर में क्या होता है कि कम प्राइस में भी वो उस चीज को सप्लाई कर देता है, और अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो भी वो उस चीज को सप्लाई करता है। जैसे कि दूध ही ले लो, वेजिटेबल ले लो, फिश ले लो। क्या होता है कि अगर उसको जितना लंबा टाइम तक रखो तो अगर वो खराब हो गया, ठीक है, खराब हो गया तो जो प्राइस अभी मिल रही है वो प्राइस भी नहीं मिलेगी और वो फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो पेरिसेबल गुड्स में भी क्या होता है, ये बेसिकली एक तरह का सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रेयर गुड्स। अब रेयर गुड्स क्या होते हैं सर, तो मोनालिसा का पेंटिंग। ठीक है, ये समझो कि जैसे मोनालिसा का पेंटिंग है या फिर कोई ओल्ड कॉइन है, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स है जैसे कोहिनूर, ये सब क्या है, ये सब बहुत ही ज्यादा रेयर गुड्स है। तो कुछ गुड्स की क्या होती है ना, सप्लाई फिक्स्ड होती है। प्राइस कितना भी हाई कर दो, हम ऐसा नहीं कि बहुत सारा, आज के टाइम पे अगर कोहिनूर का प्राइस सपोज मान के चलो 2000 करोड़ है सपोज, ठीक है, तो कल उसका प्राइस अगर 5000 करोड़ भी हो जाए तो उसका सप्लाई तो एक ही रहेगा ना, वो बढ़ थोड़ी जाएगा। कोहिनूर तो एक ही है, मोनालिसा का पेंटिंग उसका प्राइस आने वाले टाइम पे 50 करोड़ भी हो जाए, लेकिन क्या फायदा है, 100 करोड़ भी हो जाएगा तो सप्लाई तो एक ही रहेगा ना, यहाँ पे तो सप्लाई नहीं बढ़ पाएगा। तो रेयर गुड्स जो होते हैं ना, इन ये सब भी क्या होते हैं, ये सब भी एक तरह से एक्सेप्शन होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई का। ठीक है, तो ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी देखो बहुत सारे ना जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन होता है, ये सब भी एक फैक्टर होता है। चलो एक एक करके बात कर लेते हैं अगर बात कर ही रहे हैं तो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई मतलब क्या है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना, लेबर केस में अगर देखा जाए तो कभी कभी वेज बढ़ने पर लेबर क्या होता है ना कि काम करना कम कर देता है। ठीक है, सपोज लेबर सप्लाई में आपको क्या दिखता है कि वेज बढ़ा भी रहे हो तो भी क्या होता है, लेबर काम करना कम कर देता है। ठीक है, अगर वेज कम है तब तो लेबर काम करता ही नहीं है, लेबर ही नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखोगे आप कि लेबर एक इंसान है, वो अपना फायदा देखता है। वहां पे वो टेंडेंसी के कारण क्या होता है कि कभी कभी लेबर सप्लाई भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि सप्लाई हम चाह के भी बढ़ा नहीं पाते हैं, प्रोडक्शन हम चाह के भी ज्यादा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हाई वेजेस के कारण क्या होता है ना
कि इनकम उनके लिए सफिशिएंट हो जाता है, तो वो मोटिवेशन कम हो जाता है कि वो और ज़्यादा काम करें। और ये जो लेबर जब ये वाला काम हो जाता है ना कि वो आराम के फ़ेज़ में चले जाता है, वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहता है, तो इस टाइम पे क्या होता है प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता, लेबर का एफिशिएंट यूटिलाइज़ेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है सप्लाई हम नहीं बढ़ा पाते हैं। इसके अलावा आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं, ठीक है? तो इमरजेंसी सिचुएशंस में भी ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि कभी-कभी जब इमरजेंसी सिचुएशंस होता है, तो वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि सप्लाई करना ज़रूरी पड़ जाता है। उस टाइम पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप चाह रहे हो कि आपको सप्लाई नहीं करना है, तो आप नहीं करोगे। जैसे कि देखो, वॉर आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया। इस टाइम पे क्या है कि जो सेलर होता है ना, जो प्रोड्यूसर होता है, वो प्राइस बढ़ने के बाद भी क्या होता है ना, अपना सप्लाई को नहीं रोक पाता है, या तो प्राइस घटने के बाद भी क्या होता है, अपना सप्लाई को नहीं रोक सकता है। ठीक है? इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए उनको सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है? तो इमरजेंसी सिचुएशन जो है, आप यहाँ पे लिख सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन, ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है? अभी देखो कि इतने सारे एक्सेप्शन हैं लॉ ऑफ सप्लाई के भी, लेकिन नॉर्मल गुड्स के बारे में बात हो, नॉर्मल चीज़ों के बारे में जब बात होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो एक्सेप्शंस होते हैं, ये सारे एक्सेप्शन हर एक लॉ में आपको देखने को मिलेंगे। असम्पशन हर लॉ में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ होता है, जो आपको वो ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है? आप यूनिवर्सल मान के नहीं चलते हो कोई भी इकोनॉमिक थियरी को। ठीक है? ये तो था कि इस तरह से होता है। हमने ये भी देखा कि डिमांड का जो हम ग्राफ बनाते थे, डिमांड का ग्राफ हम देखते थे, ऐसा बनता है। ठीक है? इस तरह से डिमांड का ग्राफ बनता है। अब लेकिन सर सप्लाई का ग्राफ कैसे बनता है? तो हम देखो सप्लाई का ग्राफ देखते हैं। हम लोगों ने बहुत बार बात की कि सप्लाई का जो कर्व है ना, सॉरी, सप्लाई का जो कर्व है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सर ये कैसे होता है? ये बताओ। तो देखो, सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व जब बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ठीक है? कि देखो ये था हमारा डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व ऐसा ना बनके सप्लाई कर्व क्या बनता है? ऐसा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये है मेरा सप्लाई कर्व। ठीक है? अभी देखो सप्लाई कर्व क्या है, मतलब कि हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, सपोज ये 100 था, 200 है, 300 है, 400 है, 100 टन है, 200 टन है, 300 टन है, 400 टन है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब 100 रुपए का प्राइस है, ठीक है, तो 100 रुपए में सप्लाई भी कितना हो रहा है, 100 टन ही हो रहा है। जब ये 200 पे जा रहा है, तब सप्लाई क्या हो रहा है, 200 हो रहा है। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, हमारा सप्लाई भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्राइस कम होगा, सप्लाई भी कम होती जाएगी। देखो क्या है कि 400 से 300 हो गया सपोज, तो फिर सप्लाई भी मेरा घटता गया। तो इसीलिए क्या होता है, आप इस ग्राफ को जब बनाओगे तो ये ग्राफ बनता है अपवर्ड स्लोपिंग। अभी देखो क्या है, हम यहाँ पे क्या है करके 4 पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है? ए, बी, सी और डी, ये हमारे पास 4 पॉइंट है। तो आप देखोगे जब भी प्राइस चेंज होता है, तो क्या हो रहा है कि 100 से 200 हो रहा है, 200 से 300 हो रहा है, तो क्या है, ये भी मूवमेंट जो है ना कर्व के ऊपर हो रहा है। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, प्राइस चेंज होने से बाकी सारे फैक्टर सेम है। ठीक है? यहाँ पे कुछ और चेंज नहीं हो रहा है। क्वांटिटी सप्लाई कैसे चेंज हो रहा है, जैसे ही प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है, और जब प्राइस घट रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाई में क्या होता है, वो घटता जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक्सपेंशन सप्लाई का जो एक्सपेंशन है, वो कब हो रहा है, जब मेरा प्राइस बढ़ रहा है। और सप्लाई का आप कॉन्ट्रैक्शन देखोगे, वो कब हो रहा है, जब प्राइस कम हो रहा है। तो यही दो सिनेरियो है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट, मूवमेंट ऑन द कर्व। अगर प्राइस सिर्फ चेंज हो रहा है, ठीक है, इन सब का जो मूवमेंट का बात है, ये मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में चेंजेस आते हैं, या तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, या तो प्राइस
डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है कर्व में, एक्सपेंशन होता है सप्लाई का एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है सप्लाई का। लेकिन जब हम शिफ्ट की बात करते हैं कि शिफ्ट क्यों हो रहा है सप्लाई कर्व में, आखिर शिफ्टिंग क्यों हो रही है, तो सप्लाई कर्व कब शिफ्ट करता है, जैसे हमारा ये सप्लाई कर्व, ठीक है, अभी मेरा ग्राफ ये बना है, फिर ये मेरा ग्राफ ऐसा हो जाएगा, फिर तो मेरा ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है, यहाँ पे सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो, जब क्या होता है ना कि प्राइस के अलावा जो अदर डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, कौन कौन से डिटरमिनेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे, एक्सेप्ट, ये देखो, ये जो सप्लाई फंक्शन में हम लोगों ने अदर ये देखे जो कि कांस्टेंट था, जब इन सब में किसी भी तरह का चेंजेस आएगा या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है, ठीक है, सपोज अभी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं टेक्नोलॉजी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है कि हमारा कभी कभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है। मतलब कि अगर आपको 10 रुपए का साबुन बनाने में पहले 2 रुपए लग रहा था, अब उसको बनाने में 4 रुपए लग रहा है, तो आप क्या करते हो, अपना क्वांटिटी को कम कर देते हो, क्योंकि आप फिर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हो, क्योंकि फिर वो प्राइस महंगा होता जाता है, और कम जब प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है कि क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, तो सॉरी, जब प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कमोडिटी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मतलब जो हम पैसा लगा रहे हैं, जो प्राइस है इनपुट का, वो जब बढ़ जा रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जब वो होगा तो जो हमारा ग्राफ है वो किधर शिफ्ट करेगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। और जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा, ठीक है, अब हम बहुत इफिशिएंटली प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये घट जाता है, तो मेरा क्वांटिटी क्या होगा, मेरा क्वांटिटी बढ़ जाएगा, और जब क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जा रहा होगा ये राइटवर्ड क्यों शिफ्ट हो रहा है। तो देखो, अगर हम ये ग्राफ बनाएंगे तो ये देखो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का अमाउंट कम है ना, ठीक है। अभी हम इसी तरह दूसरे लाइन पे देखते हैं, दूसरे कर्व पे जो पहले से था, इसमें क्या है, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो तो ज्यादा है पहले से, ठीक है, लेकिन जब ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है सपोज, ठीक है, जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट रहा है, एक मिनट रुक जाओ, तो क्या हो रहा है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है। तब देखो, अब हम कम प्राइस में भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी को सप्लाई कर पा रहे हैं। आपको दिख रहा है कि प्राइस कम है, फिर भी हम कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। अभी देखो इन सब में देखो, जब इसी प्राइस पे, इससे ज्यादा प्राइस पे हम कम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, देखो ये है क्वांटिटी, सॉरी, ये है क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, यहाँ देखो ये है प्राइस, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण क्या होता है। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, अभी जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, सपोज मेरा ये है मेरा सप्लाई कर्व, ठीक है, अभी मेरा क्या होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ने से फायदा क्या होता है ये बता सोचना पहले, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ने से क्या होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। मतलब आप जो आपके पास रिसोर्सेस है, सपोज आप क्या कर रहे थे कि पहले 50 केजी वीट में सिर्फ और सिर्फ 45 केजी ही फ्लावर बना पा रहे थे, ठीक है, आटा बना पा रहे थे। आप क्या कर रहे थे, 50 केजी वीट को 45 केजी फ्लावर बना रहे थे, ये पहले की टेक्नोलॉजी। फिर आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी, आप 50 केजी वीट में क्या कर रहे हो, 49 केजी फ्लावर प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो क्या फायदा हो रहा है, आपको फायदा ये हो रहा है कि आप अब 4 केजी ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो। अब ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे तो आपका क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा ना। आप अब ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपना सप्लाई को बढ़ा दे रहे हो। ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी के कारण आपका जो सप्लाई कर्व है ये किधर शिफ्ट हो गया, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर आपका क्या होता है कि टेक्नोलॉजी और खराब हो जाता है, ठीक है, कि पहले आप 45 से 49 पे गए थे, आपका टेक्नोलॉजी आप और खराब हो गया, आप अपडेट नहीं कर पा रहे हो टाइम के हिसाब से, और आपका मशीन पुराना हो गया, अब आप 40 केजी ही प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो आपका क्या होगा, ये क्वांटिटी घट गया ना, तो फिर आपका ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई कैसे इंक्रीज होता है, जब सप्लाई इंक्रीज होता है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, कैसे होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ जाने के कारण।
अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देने लगती है, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो आपको मार्केट में क्या होता है कि अगर प्राइस कम भी होता है तो भी गवर्नमेंट उस चीज को कंपनसेट कर देती है, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है आप सप्लाई को बढ़ा पाते हो। अगर इनपुट कॉस्ट जो जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये अगर घट जाता है तो भी क्या होता है कि आपका सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्यों हो जा रहा है? अगर प्राइस चेंज होता है तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होता है ग्राफ के ऊपर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इन सब चीजों से आपका जो क्वांटिटी सप्लाई है, आपका जो सप्लाई कर्व है वो पूरा ही शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब क्या हुआ, ये हुआ सप्लाई बढ़ना, इधर क्या हुआ, सप्लाई घटना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जब टैक्स बढ़ जाता है, जब नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है या फिर इनपुट का प्राइस बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो सप्लाई अपने आप घट जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि एक्सपेंशन का मतलब इंक्रीज ही होता है और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज ही होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। जब ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा तो यूपीएससी आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा, आपको बहुत सिली मिस्टेक जो करवाता है ना वो सारे सिली मिस्टेक नहीं करवा पाएगा, ठीक है सर। आपने बता दिया, हम समझ गए कि मूवमेंट कैसे होता है, शिफ्ट कैसे होता है। लेकिन सर अभी एक और टफ टॉपिक है, वो है इलास्टिसिटी, जो कि समझ में ही नहीं आता था हमें, ठीक है। हम इलास्टिसिटी भी बता देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ भी क्या है ना, यहाँ पे भी जो इलास्टिसिटी है वो भी अलग अलग फैक्टर्स में होगी, ठीक है। अभी क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी होगी, मतलब कि प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी जो सप्लाइड है इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इलास्टिसिटी को इफेक्ट डालती है, जैसे कि क्या, टाइम पीरियड, ठीक है, जैसे कि मोबिलिटी। अभी मोबिलिटी क्या है बताएंगे। अब इसमें बहुत सारा है, जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी है वो, आपका कॉस्ट कंडीशन, कॉस्ट क्या लग रहा है वो, ये सब चीजें क्या करती है कि आपकी इलास्टिसिटी पे इम्पैक्ट डालती है। तो चलो हम लोग एक बार इलास्टिसिटी देखते हैं और हर एक टाइप में देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में नंबर वन, ठीक है। अभी सर ये नंबर वन क्या है, ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें चेंज कैसे होती है ये भी तो बताओ, तो वो भी बताएंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं, पहला प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस में चेंजेस होने के कारण, प्राइस में चेंज होने के कारण, इलास्टिसिटी का मतलब तो आपको बताया हुआ है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, हम ये चेक करते हैं कि प्राइस बढ़ने के कारण, यहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, तो प्राइस बढ़ने के कारण कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है, सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड जो है, क्वांटिटी क्वांटिटी सप्लाइड, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पे क्या रिस्पॉन्सिवनेस आ रहा है, प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी किस तरह से चेंज हो रहा है, हमें ये समझाता है, ठीक है। और ये हम कैसे चेक करते हैं, सेम फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सिंपल है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पहला देखेंगे टाइप प्राइस इलास्टिसिटी का। पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है परफेक्टली फैक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। क्या है, इन इलास्टिक का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स्ड है, ठीक है, और प्राइस चेंज होने का कोई भी इफेक्ट, नो इम्पैक्ट, बेसिकली नो इम्पैक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि क्वांटिटी एकदम फिक्स है, क्वांटिटी को बढ़ाया ही नहीं जा सकता। यहाँ पे प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, कितना भी बढ़ जाए, हम यहाँ पे सप्लाई को बढ़ा ही नहीं पा रहे, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब समझ रहे हो आप कि आप आईएएस बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, इससे बगल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरा फर्क किनको पड़ रहा है, आपके घर वालों को। इसीलिए मेहनत करो।
ठीक है। तो क्या होता है, क्वांटिटी फिक्स होती है यहाँ पे। अब सर एग्जांपल बताओ, ऐसे आपकी बातें एकदम समझ में नहीं आती, आप एग्जांपल देके समझाते हो तभी समझ आती है। ठीक है बेटा, एग्जांपल, एग्जांपल में लिख लो लैंड, ठीक है, लिख लो रेयर पेंटिंग, लिख लो कोहिनूर। ये जो चीजें हैं, इसका प्राइस हम कितना भी बढ़ा दें, क्या इसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा? कभी नहीं बढ़ेगा। तो जब भी हम इस तरह से चीजों को चेंज चेंज करते हैं कि हम प्राइस को कितना भी घटा लें, कितना भी बढ़ा लें, इसका जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो हमेशा फिक्स रहता है। इससे क्या हो रहा है कि प्राइस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड पे। ठीक है, नो इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी सप्लाइड, इसी को कहते हैं हम बेसिकली ES इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है यहाँ पे, जीरो के इक्वल होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सप्लाई कर्व जो बनता है, ठीक है, इस केस में जो सप्लाई कर्व बनता है वो कैसा बनेगा? इस केस में हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है, वर्टिकल बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में हमारा सप्लाई कर्व वर्टिकल है। अभी सर ये वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये तो समझ नहीं आ रहा। देखो, ये पहली बात तो मैंने, एक मिनट रुक जाओ, वर्टिकल बोलते बोलते हॉरिजॉन्टल बना दिया मैंने। ये हमारा है, एक मिनट, ये हमारा वर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई कर्व क्या होता है हमारा, वर्टिकल बन जाता है। मतलब क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे रहे, प्राइस इस पॉइंट पे रहे, ये भी प्राइस इस पॉइंट पे रहे, क्वांटिटी क्या है, हम सेम सप्लाई कर रहे हैं, हम इसी पॉइंट पे क्वांटिटी को सप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए क्या पता चलता है, यहाँ पे प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप क्या है सर, दूसरा टाइप है बेसिकली, अभी तक हम लोग देख रहे थे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, ठीक है सर, आपने ये बता दिया। अब बताओ कि परफेक्टली इन इलास्टिक के बाद आप हमको ये बताओ कि रिलेटिव इन इलास्टिक क्या होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ईयर जो होता है ना तुम्हारा, वो मोर देन, सॉरी लेस देन वन होता है। सर ये क्या है, ये नहीं समझ आ रहा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये समझो, यहाँ पे अगर प्राइस चेंज होता है, ठीक है, प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो प्राइस चेंज कितना हो रहा है, प्राइस चेंज क्या हो रहा है, हाई प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्राइस चेंज हो रहा है। और इतना ज्यादा प्राइस चेंज होने के बाद भी क्या होता है कि क्वांटिटी पे जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ही कम पड़ता है, लो, लो इम्पैक्ट। क्वांटिटी में जो चेंजेस है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है हमें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे है एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल यहाँ पे है माइनिंग। यहाँ पे जो भी चीजें हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारी क्या है, वो आपके प्राइस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। आप प्राइस चेंज कर रहे हो तो भी यहाँ पे इम्पैक्ट ना बहुत कम पड़ रहा है, मतलब इतना कम पड़ रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बेसिकली होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक। जब हम रिलेटिवली इन इलास्टिक का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, उसका कर्व कैसा बनेगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक का जो कर्व है ना वो ऐसा बनता है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस में चेंजेस आ रहा है लेकिन क्वांटिटी चेंजेस बहुत कम दिखेगा। देखो, प्राइस में इतना, प्राइस में इतना ज्यादा चेंज आ रहा है, बट क्वांटिटी में क्या देखोगे आप, क्वांटिटी बहुत कम से चेंज हो रही है। ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा से चेंज नहीं हो रही है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे भी बढ़ा, लेकिन क्वांटिटी देखो कितना कम से चेंज हो रहा है। प्राइस तो बहुत बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी एकदम मिनिमल कम चेंज हो रहा है। तो ये मेरा ग्राफ बनता है जब हम लोग, जब हम लोग रिलेटिवली इनइलास्टिक की बात करते हैं। ठीक है, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है, बहुत हाई चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी पे बहुत लो इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस टाइम पे क्या होता है, तो आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है वो वन से कम होता है। ठीक है, ये तो था यहाँ तक। बट सर आप ये तो बता चुके हो, लेकिन आप ये तो बताओ कि परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है। अभी हमने देखा परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर हमने देखा रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप, ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। सर परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, देखो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है आपका जो ES है वो जीरो है। ठीक है, ठीक है सर। अभी परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है ना कि प्राइस हमारा फिक्स्ड होता है। ठीक है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है
क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी डिमांडेड नहीं, बार बार सप्लाई में, ये क्या होता है, अनलिमिटेड हो सकता है, क्वांटिटी सप्लाई मेरा अनलिमिटेड है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये क्या है मेरा, ये है मेरा परफेक्टली इलास्टिक, मतलब क्या है, प्राइस मेरा फिक्स है और मेरा जो क्वांटिटी डिमांड सप्लाइड है ये इन्फिनिटी है, अनलिमिटेड है। ठीक है, ये कब होता है, जब हमारा ES जीरो होता है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज बहुत ज्यादा, ठीक है, बट प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, जीरो, प्राइस में जीरो चेंज है। जब ऐसा होगा तो ये जीरो ही आएगा ES, और ES तब जीरो आएगा जब कोई भी प्रोडक्ट परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो सर एग्जांपल क्या है परफेक्टली इलास्टिक का, परफेक्टली एग्जांपल इसका पता है क्या होता है, कि परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, मार्केट में बहुत सारे सेलर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस तरह का ग्राफ बनता है। और इसमें जो अपना सप्लाई का ग्राफ होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, ये है हमारा बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अभी देखो ये तो देख लिया सर, परफेक्टली इलास्टिक तो बताया, बट आपने रिलेटिवली इलास्टिक क्यों नहीं बताया अभी तक, चलो वो भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। अब इसमें ES क्या होता है हमारा, यहाँ पे जो ES है आपका वो होता है, बेसिकली आप देखोगे कि रिलेटिवली इलास्टिक में ES आपका ग्रेटर देन 1 होता है, एक से ज्यादा होता है। अब ये क्या है सर, ये कैसे बात, ये क्या बता रहे हो आप, तो यही तो समझना है, जब रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई होता है तो इस टाइम पे आप देखना, यहाँ पे जो प्राइस चेंज होता है ना, प्राइस चेंज वो बहुत लो चेंज होता है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना, क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी बार बार डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड ये बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अब ये कैसे होता है सर, तो देखो इसमें ना एग्जांपल आता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, जो हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है सर, यहाँ पे आप बता रहे हो एग्जांपल आ रहा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं इसका कर्व बनाने का, तो इसका कर्व कैसे बनेगा सर, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस चेंज बहुत ज्यादा लो है, और जो क्वांटिटी सप्लाइड है, ये क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस कैसे चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे प्राइस कितना कम चेंज हो रहा है देखो, लेकिन क्वांटिटी डिमांड ए सप्लाइड देखो किस तरह से चेंज हो रहा है। आप फिगर से पता लगा सकते हो कि यहाँ पे प्राइस एकदम कम चेंज हो रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाई है इसके कारण से बहुत ज्यादा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह में क्या होता है, ये इस तरह का ग्राफ तब बनता है जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है वो एक से ज्यादा होता है, ठीक है। ठीक है सर, आपने चार तरह तो बता दिया, लेकिन आपने जब डिमांड पढ़ा रहे थे आप, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता रहे थे, उसमें पांच टाइप बताया, तो पांचवा भी टाइप है, और ये टाइप होता है यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है आपका ES इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। यहाँ देखो हम लोग पांचों में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ES इज इक्वल टू जीरो है, तब परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है। यहाँ पे ES इज लेस देन 1 है, यहाँ पे ES इज इक्वल टू जीरो है, परफेक्टली इलास्टिक में, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, परफेक्टली इनइलास्टिक में हमारा दो बार करवा दिया क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक लेस देन 1 है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक ES इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये भी एक बार लेस ग्रेटर देन 1, जीरो, लेस देन 1, परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, परफेक्टली इलास्टिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जीरो नहीं होता है, ये अनलिमिटेड सप्लाई है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड, ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। बस चलो, मेरे को लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा है, ठीक है, बस लिखा गलत था। यहाँ पे क्या होता है, ES हमारा इन्फिनिटी होता है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड अनलिमिटेड है, फिक्स प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब आता है यूनिटरी इलास्टिक। अभी सर यूनिटरी इलास्टिक क्या है, जो हम लोग नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं ना, वो वही है, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, हमारा ES इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है, एक क्वांटिटी सप्लाइड में हो रहा है। तो यही है हमारा यूनिटरी इलास्टिक। क्या होता है कि हमारा जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो इक्वल होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, और ये जब होगा तब हमारा क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा वो नॉर्मल ग्राफ की तरह बनेगा, नॉर्मल कर्व बनेगा। ठीक है, ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ लेते हैं तो हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज होने के कारण चीजें चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखो सबसे पहला तो जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मार्केट का जो पीरियड होता है ना, हर पीरियड में सप्लाई फिक्स होता है कि जैसे कि विंटर का सीजन है, इस टाइम पीरियड में जो विंटर क्लोथ है इसका जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी फिक्स है कि इतना भी तो हम सप्लाई करेंगे, जब तक कोई भी फर्दर इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में नहीं होता है, फर्दर इंप्रूवमेंट अदर डिटर्मिनेंट्स में नहीं होता है तब तक के। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में हमने देखा कि मार्केट में जो सप्लाई होता है ना वो तो फुली एडजस्टेड है, वो फिक्स्ड है, इतना होना ही है। बट शॉर्ट रन में क्या होता है ना कि हम सप्लाई को एडजस्ट करते हैं प्राइस को देखते हुए। ठीक है, और मार्केट पीरियड में क्या होता है, यही चीज समझना जरूरी होता है कि टाइम पीरियड किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। देखो सप्लाई क्या है ना, लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, लेकिन जब बात शॉर्ट रन की आती है तो सप्लाई बहुत कम इलास्टिसिटी दिखाता है। क्यों, लॉन्ग रन में क्यों दिखाता है, शॉर्ट रन में क्यों नहीं दिखाता है? देखो वही तो प्रॉब्लम है कि शॉर्ट रन में अगर देखा जाए तो प्राइस में जो भी चेंजेस होता है ना उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो बढ़ता घटता रहता है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक किसी भी कंट्री में अगर देखा जाए कि एक आध महीने के लिए इन्फ्लेशन आता है, 10 दिन के लिए इन्फ्लेशन आता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन यही इन्फ्लेशन अगर पूरा का पूरा साल रहे, लगातार प्राइस बढ़ता रहे, तब प्रॉब्लम होगी। तो टाइम पीरियड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा क्या है, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है सर, देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती है, चार चीजें आती हैं, लैंड, लेबर, और क्या होता है, यहाँ पे चार चीज हम लोगों ने देखा था ना, हम लोगों ने देखा था लैंड, लेबर, मैं भूल जाता हूँ कि मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर होते हैं। ठीक है, अभी इन सब में क्या होता है, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जैसे क्या, लेबर और एंटरप्रेन्योर। बट लैंड को आप नहीं, जो कि नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है, ये तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, लैंड हम इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, हम कैपिटल जो कि मशीन, बड़े बड़े मशीन होते हैं, हम उसको इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम फैक्ट्री को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इजीली ट्रांसफरेबल जो फैक्टर्स होते हैं ना, उन सब के कारण क्या देखोगे, सप्लाई बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है। बट जब हम बात आते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि लैंड और कैपिटल, ये सब इजीली मूव करने के लायक नहीं होता है, इसको आप इजीली मूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसकी मोबिलिटी कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये इनइलास्टिक हो जाता है। सप्लाई सप्लाई बेसिकली क्या होता है, इन फैक्टर्स के कारण इनइलास्टिक हो जाता है। तो ये सारे कुछ कुछ चीजें हैं। इसके अलावा आप देखोगे क्या है, स्टोरेज पॉसिबिलिटी, स्टोरेज सॉरी स्टोरेज स्टोरेज क्या है कि अगर किसी के पास गुड्स को स्टोर करने के लिए बढ़िया मतलब अरेंजमेंट हो, उन्होंने गुड्स को स्टोर करने के लिए बहुत अच्छे से वेयरहाउस को मेंटेन किया हुआ है, तो उस समय क्या होगा कि सप्लाई बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होगा। क्यों होगा, कि देखो प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो वो क्या करते हैं, सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या होता है कि आपके पास स्टोरेज का अच्छा व्यवस्था नहीं है और आपके पास कोई पेरिसेबल गुड है,
तो क्या होगा कि वो बहुत ही इनइलास्टिक होगा, प्राइस के घटने बढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको एक टाइम पीरियड के अंदर बेच के निकालना ही पड़ेगा। लेकिन आपके पास बहुत अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी है, आप कोल्ड स्टोरेज बना के रखे हो, जिससे क्या हो रहा है कि कोई भी पेरिसेबल गुड जो कि 10 दिन में खराब हो सकता है, उसको आप 25 दिन 40 दिन तक होल्ड करके रख पा रहे हो। तो क्या होता है कि आप फिर कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये स्टोरेज जो फैसिलिटी होती है, ये हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती है। इसीलिए क्या होता है, पेरिसेबल गुड्स के लिए देखोगे कि सप्लाई बहुत ही ज़्यादा इनइलास्टिक होता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है प्राइस के चेंज होने से, ठीक है? और जो ऐसे गुड्स हैं जिसको हम बढ़िया से स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं, उसके ऊपर प्राइस चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिकली फैक्टर्स हैं, ठीक है? एक स्टोरेज हो गया, और आप अगर देखना चाहो तो कॉस्ट कंडीशन भी है। सर ये कॉस्ट कंडीशन क्या है? ये क्या बोलते रहते हो आप बीच-बीच में? कॉस्ट कंडीशन। देखो ये जो कॉस्ट कंडीशन है ना, इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर कांस्टेंट कॉस्ट रहेगा, ठीक है? कांस्टेंट मतलब कि प्राइस चेंज ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो जब कॉस्ट मेरा कांस्टेंट रहता है, तो इस टाइम पे क्या होता है, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है? अब जब कॉस्ट मेरा बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है? इंक्रीजिंग कॉस्ट है, इंक्रीजिंग कॉस्ट, तो क्या होता है, सप्लाई मेरा क्या हो जाता है, इनइलास्टिक हो जाता है, इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी का मतलब समझ गए कि डिग्री के बारे में बात किया जा रहा है, कि डिग्री किस तरह से चेंज हो रहा है, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड पे प्राइस के चेंज होने से, ठीक है? चलो ये तो समझ आ गया सर। अभी आप ये बताओ कि सप्लाई का इलास्टिसिटी और गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या रिलेशन है, क्योंकि सर आजकल जो स्टेटमेंट बन रहा है ना, वो यहीं पे बन रहा है। तो हम इस चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ये जो आजकल के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, सर इस पे बताओ, ये बड़ा फैक्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है ना, वो डिसाइड क्या क्या करती है। देखो सबसे पहले समझो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है, कि गवर्नमेंट किस तरह से सप्लाई को कंट्रोल करना चाह रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी दिखता है ना, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, गुड्स का दाम बहुत महंगा हो जाएगा, बेसिक गुड्स का दाम, तो गवर्नमेंट पे भी इम्पैक्ट आता है कि इतना इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छे से रिसोर्स एलोकेशन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी ये डिसाइड करती है कि टैक्स का बर्डन किस पर पड़ेगा, सब्सिडी का आउटपुट का रिस्पॉन्स क्या होगा, एमएसपी से प्रोडक्शन पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम देखो क्या बोले थे, जब गवर्नमेंट किसी भी गुड्स को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जैसे आज के टाइम पे क्या है कि जो सनरूफ लग रहा है, ठीक है? ये सनरूफ क्या है, सोलर प्लांट, ठीक है? सोलर पावर प्लांट के लिए जब बात होती है, तब गवर्नमेंट इस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है। अगर आप कहीं पे सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, ठीक है? आप पे टैक्स कम लगाती है, तो इन सब चीजों का फायदा होता है, जिससे क्या होता है, आप बहुत इजीली प्रोडक्शन कर पाते हो। आज के टाइम पे अगर आप घर पे सोलर यूनिट लगाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट उसमें भी 35% से ज्यादा सब्सिडी दे रही है। तो क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट अभी सस्ते दामों पे मार्केट में आ पा रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए क्या होता है, आपको यहाँ पर से यही समझना है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, टैक्स कलेक्ट करना, सब्सिडी प्रोवाइड करना, एमएसपी प्रोवाइड करना, ये सब क्या होता है। तो आपने देखा कि इलास्टिक और इनइलास्टिक क्या होता है। तो जो इनइलास्टिक सप्लाई है, ऐसे प्रोडक्ट जिनका प्राइस बढ़ने पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये चीज आपको समझ आता है, तो आप ये समझो कि वैसे प्रोडक्ट जिसका जो सप्लाई होता है, वो इनइलास्टिक होता है, वहां पे क्या होता है कि प्रोड्यूसर पर बर्डन आ जाता है, और वैसे प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर एडजस्ट कर लेता है, और क्या एडजस्ट करता है, जो कॉस्ट है, जो बर्डन है, वो ट्रांसफर कर देता है कस्टमर पर, मतलब कंज्यूमर पर, ठीक है? तो यही चीज है कि गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट इनइलास्टिक सप्लाई और इलास्टिक सप्लाई में कैसे पड़ रहा है। अभी देखो अगर ये समझ नहीं आ रहा कि आपको इनइलास्टिक सप्लाई और इलास्टिक सप्लाई में क्या है, तो देखो सबसे पहले समझो, इनइलास्टिक का मतलब हम लोगों ने क्या देखा, वैसा जब देखो, अगर हम इनइलास्टिक का परफेक्ट इनइलास्टिक का ग्राफ बनाएंगे, तो वो कैसा ग्राफ बनता है, वो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है? जिसमें क्या होता है, प्राइस कुछ भी हो,
ठीक है? प्राइस घटे, बढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा? उतना ही रहेगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब सप्लाई मेरा इनइलास्टिक होगा, तो अगर टैक्स होता है या फिर किसी भी तरह का गवर्नमेंट पॉलिसी होता है, उसका बर्डन किस पे आ जाता है? प्रोड्यूसर के ऊपर आ जाता है, कि वो इतना ही क्वांटिटी दे पा रहा है, अब वो क्वांटिटी बढ़ा भी नहीं पा रहा है, ठीक है? तो इस समय क्या होगा कि ये जो बर्डन है, वो बर्डन कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के प्रोड्यूसर के ऊपर। और जब इनइलास्टिक सप्लाई होता है, तो क्या होता है? प्रोड्यूसर इस बर्डन को एडजस्ट कर देता है। अभी देखो जब इलास्टिक होता है, तो इलास्टिक में हमें क्या दिखता है कि प्राइस चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है, उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है? तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा, समझ के देखो, अगर प्राइस बढ़ जाएगा और उसका जो क्वांटिटी है, वो कम प्रोड्यूस होने लगेगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर कम प्रोड्यूस होगा तो प्राइस बढ़ता जाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण क्या होता है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई का मिसमैच ना हो जाए, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट बहुत सोच समझ कर कोई भी डिसीज़न लेती है। ठीक है? और यहीं से आता है अगला कॉन्सेप्ट कि हमने क्या-क्या देखा। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, उसके बाद जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली प्राइस मैकेनिज़्म क्या होता है? कब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मैच होता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे प्राइस मैकेनिज़्म, ठीक है? और प्राइस मैकेनिज़्म एंड प्राइस राइज़िंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब आप डिमांड सप्लाई को पढ़ लेते हो उसके बाद। इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि सप्लाई और स्टॉक सेम नहीं होते हैं। इलास्टिसिटी और स्लोप में भी डिफरेंस होता है और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उसमें उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? ये सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से इस लेक्चर के माध्यम से आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है? तो आपको ये पता चल गया कि जैसे डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को बताती है, उसी तरह से सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर के बिहेवियर को बताती है और हमें ये बताती है कि प्राइस के चेंज होने के कारण से और कॉस्ट कंडीशन में चेंज होने के कारण से एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है इन दोनों डिसीजन पे, डिमांड पे और सप्लाई पे। ठीक है? अभी और डिटेल में इन सब चीज़ों को भी देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आज का लेक्चर सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सब हम लोग आज के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है? थैंक यू।